ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने तैयार कर ली, प्रॉफिट भी आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल गया, बैलेंस शीट जो हमने बना ली। लेकिन उसके बाद अगर हम रेशियो एनालिसिस में जाते हैं और डिफरेंट रेशियोज निकालते हैं, डिफरेंट आइटम्स को, एक आइटम को दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और इसको जो रेशियो एनालिसिस में जाने का, ऐसा विश्लेषण करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो हमें क्या क्या उससे जानकारी, जो ऑब्जेक्टिव्स है वही उसके एडवांटेजेस भी वही हमें देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी कौन कौन सी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं कौन कौन सी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसको हम सेल के साथ कंपेयर करते हैं। हमने जितना प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो हमने सेल कितनी की थी, 40,000 अपॉन हमने सेल कितनी की थी, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख की सेल की थी, तो इनटू 100 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आती है। तो हम देखते हैं कि हमने 40% हमें ग्रॉस प्रॉफिट 40% हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो 40% हमने इतना, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऐसे बताती है। डिटर्मिनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो एक्टिविटी रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियोज होती हैं, वो उस कंपनी की, उस फर्म की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है कि बिजनेस कितनी एफिशिएंटली चल रहा है, तो उसका हमें जानकारी मिलती है। और उसी की तरह असेसिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस की एसेट लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो उसकी सॉल्वेंसी अगर देखनी है, सॉल्वेंसी होता है कि हम अपने डेट्स को पे कर पा रहे हैं कि नहीं, तो सॉल्वेंसी रेशियो जो होती है उससे वो एसेट्स और लायबिलिटी से हमें जानकारी मिलती है। तो उससे हमें उस कंपनी की सॉल्वेंसी का पता चलता है कि सॉल्वेंट है या नहीं है, इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रही है। तो ऐसे थर्ड हम इसका ऑब्जेक्टिव ये था। फोर्थ उसका था मेजरिंग फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी, उस कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज जो होती है वो उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का, हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं, जैसे रिजल्ट आते हैं तो हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से समझ आते हैं। नहीं तो अगर डाटा अलग अलग पड़ा रहे, इधर हमारे डेट्स कितने हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और हमारी इक्विटीज कितनी है, अगर अलग अलग पड़ी रहे तो कुछ हम उससे नतीजा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम उसको रेशियो एनालिसिस से हम उन आइटम्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशंस होती हैं मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस को मैनेज करना है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए, जैसे लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होती है, तो उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और नेक्स्ट वन, फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ, अगर मान लो हम प्रॉफिट है, किसी भी फर्म के प्रॉफिट है, इस साल का प्रॉफिट पता है हमने 40 करोड़ हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जब हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, अगर हम उस डेटा को जैसे पिछले साल के प्रॉफिट्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, या हमें ये ऐसा कुछ करते ही नहीं है, ये फाइनेंशियल जो हमारी वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस है, ये बिजनेस मैन उनके जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, मैनेजमेंट जो होती है, वो इन सब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, या कुछ उनको मान लो लगता है कि
फर्म लॉस में जा रही है और वो सेल के साथ उसको कंपेयर करके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं, तो हमें कंपेयर करते हैं तो हमें उसकी जितना भी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं उसके कारण हमें आगे और कितनी मेहनत करनी है या कहाँ कहाँ हमारे से गड़बड़े हुई हैं, तो उसको हम ठीक करते हैं, रेमेडियल एक्शंस हम ले सकते हैं। प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद पास्ट परफॉर्मेंस टू डिस्कवर द प्लस एंड माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट मतलब कुछ गड़बड़े हुई हैं तो उनकी जानकारियां तभी मिलती है जब हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं। इंडिकेटिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल पूरे बिजनेस की एफिशिएंसी को देखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस show the amount of net profit and balance sheet show the amount of various assets and liability and capital, but the profitability can be known by calculating the financial ratios। तो उससे हमें ओवरऑल एफिशिएंसी का हमें पता चलता है। और फर्म ने कुछ बजटिंग करनी है, कुछ फोरकास्ट पूर्वानुमान लगाने हैं, बजट बनाने हैं, पूर्वानुमान लगाने हैं, तो भी रेशियो एनालिसिस उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होती है। और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग रेशियो कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ ईयर वर्क एज ए गाइड की तरह वो काम करती है फॉर द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है। फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए पास्ट के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, तो पास्ट के एक्सपीरियंस हम ये रेशो, हमारे पिछले डाटा हमारे सामने है, उसको हम रेशो एनालिसिस से हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद हम फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, कोई बजट प्लानिंग, ये बजटिंग भी क्या है, प्लानिंग होती है, फोरकास्टिंग भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है, तो हम उस बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। और लास्ट वन है सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। अगर हमारे पास जो भी डाटा है ऐसे सामने है, तो हम बहुत ज़्यादा, जब तक हम उसको कंपेयर नहीं करते, जब तक हम उसका डिफरेंट रेशियोज के निकालने के बाद हमारे सामने वो नहीं आता, तो वो बहुत इजीली समझ में नहीं आता है। तो वो ये जो रेशियो एनालिसिस है डाटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं, और एक लेमैन जो होता है उसकी भी वो सारा समझ में आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव 8 ऑब्जेक्टिव, और देखना ये सभी 8 ऑब्जेक्टिव ही उसके एडवांटेजेस हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले कौन कौन होते हैं? बैंकर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो ये सारे कस्टमर हैं, ये सभी जो रहते हैं क्रेडिटर्स, ये सारे उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो हमारा जो ये एनालिटिकल जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, उसके कारण ये सारे जितने आउटसाइडर्स हो चाहे इनसाइडर्स हो, उनके लिए हमारे ये रेशियो एनालिसिस से आया हुआ जो भी ये इंफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। सेकेंड है हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। ये ऊपर हमने देखा कि अकाउंटिंग रेशो जो होती है, ये फिगर्स को बहुत ही इजीली हम उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये इसका एक सेकेंड उसका बेनिफिट है। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये ऊपर भी आया था। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में सेम, हमने फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, बजट बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, हमने पीछे के से जो सीख मिलती है, कुछ गड़बड़ हुई थी तो आगे के लिए हम इन डाटा का यूज करके, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग करनी है वो इन्हीं रेशियो एनालिसिस से हमारे जो इंफॉर्मेशन ड्राइव होती है उससे हम इसको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में हम ला सकते हैं। हेल्पफुल इन लोकेटिंग वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। रेशियो एनालिसिस, जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इतना पैसा लगाया, इतनी सेल भी की, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, कहाँ कमी रहेगी, तो वो वीक स्पॉट्स हमारे सामने आ जाते हैं और हम
उसके लिए जो भी हमने करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, रेमेडियल एक्शंस लेने हैं, हमने कुछ सुधारात्मक कदम उठाने हैं, तो उन वीक स्पॉट्स को हम दूर कर सकते हैं। वो हाईलाइट हो जाते हैं, एनालिसिस से ही वो हाईलाइट होते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, सेम ऊपर वाला ही कि इंटरफर्म अगर हमने कंपैरिजन करना है या इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है। इंटरफर्म मतलब दूसरी फर्म के साथ, और इंट्रा फर्म अपनी ही फर्म का डिफरेंट ईयर्स में जो कंपैरिजन करना होता है उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। तो ऐसे हेल्पफुल ऐसे कंपैरिजन के लिए भी बहुत ये डाटा हमारे काम आता है। हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप ही इंटरप्रिटेशन होता है। जब तक हमने ये हमारे पास ये रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल मीन्स ये डाटा हमने इतना प्रॉफिट हुआ, या हमारी इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, इतनी कैपिटल है, ये एक डाटा है हमारे पास, सिंपली एक डाटा है। लेकिन उस डाटा को ही हम उसको एनालिसिस करने के लिए, जैसे रेशियो एनालिसिस करके, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इंटरप्रिटेशन का आता है। रेशियो एनालिसिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के आइटम बजटरी कंट्रोल करना, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए रेशियो एनालिसिस बहुत है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उसमें भी हम पढ़ते हैं। रेशियोज आर द इमेंस इंपॉर्टेंस इन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस करेंगे तभी हम वो जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद ही हम जो भी डिसीजन लेना हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द उस कंपनी और उस फर्म के लिए, तो हम उसको डिसीजन ले सकते हैं। और जो भी फर्म को और भी स्ट्रेंथन करना है, या फर्म कुछ वीक चल रही है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनको हम दूर कर सकते हैं, उन वीकनेसेस को हम दूर कर सकते हैं। जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, बिजनेस कितने अच्छे से चल रहा है तो उसको हम डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। तो ये जो रेशियो एनालिसिस होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे से जब इंटरप्रेट करते हैं एनालिसिस के बाद, तो बिजनेस के साउंडनेस को और भी अच्छे से स्टडी कर हम कर सकते हैं। चाहे वो सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने है, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो उस बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस का हमें पता चलता है। अगर वीकनेसेस हैं तो भी पता चलता है, अगर अच्छी स्थिति है तो भी पता चलता है। और अच्छी स्थिति होने के कारण, बढ़िया हमारी पोजीशन होने के कारण हम बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल। Ratio analysis provide various type of information which enables the management to access the change and that have taken place over a period of time in a working of the business firm. मतलब बिजनेस को पूरी तरह से अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो आगे हम देखेंगे यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, किस किस के लिए बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट रहती है। नंबर 1, यूटिलिटी फॉर द इन्वेस्टर, पैसा जिसने लगाया है, निवेशक जो हैं उनके पहली जो प्राथमिकता होती है, उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो सुरक्षित देखना चाहते हैं। मतलब वो सेफ है, हमने पैसा जो लगाया वो सेफ भी है या नहीं।
हमें डिविडेंड मिलता रहेगा कि नहीं, हमें इन्वेस्टर ओनर्स के रूप में भी हो सकते हैं और लेंडर के जो हमारे ऋणदाताओं के रूप में भी हो सकते हैं। तो जो ऋणदाता है, जिन्होंने हमें, जो जैसे डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो वो देखेंगे कि हमें मुझे इंटरेस्ट टाइमली मिलता रहेगा कि नहीं, और शेयर होल्डर सोचेगा मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा कि नहीं। तो अगर रेशियो एनालिसिस से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको देखते ही एकदम वो समझ आते हैं, अच्छा इनकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो बहुत अच्छी है, इनकी नेट प्रॉफिट रेशियो भी बहुत अच्छी है, ऑपरेटिंग रेशियो भी अच्छी है, हाँ, तो इसमें अच्छे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर उनके सामने है तो वो इन्वेस्टर बिना डर के उस कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट कर सकता है। सेकेंड है यूटिलिटी फॉर द क्रेडिटर्स में बैंकर्स भी हैं, बैंक भी हैं और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी हैं। तो कोई भी कंपनी को तभी पैसा देगा जब उसको पता है कि मुझे मेरा पैसा वापस भी मिलने वाला है। तो उनके लिए भी, क्रेडिटर्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। यूटिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर्स को क्या रहता है कि मेरी पे अच्छी मिलती रहे, मुझे बोनस भी मिलता रहे, मुझे गिफ्ट्स भी मिलते रहे, मैं अच्छे से तभी काम कर पाऊंगा अगर मेरी पे इंक्रीज हो जाती है। तो उसको जो रहते हैं एम्प्लॉयज जो रहते हैं, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ज्यादा लेना देना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखते ही वो समझ जाते हैं कि नहीं, हमारी पे आराम से मिल जाएगी, इतना ग्रॉस प्रॉफिट है, इतना नेट प्रॉफिट है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारी सैलरी अच्छे से मिल जाएगी। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो है, तो उससे उनकी वो एश्योर हो जाते हैं कि हमारी वेजेस हाइक हो जाएंगी, हमें बोनस भी मिलेगा, हमें गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो वो अच्छे से काम करते हैं। एंड यूटिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ने क्या लेना होता है बिजनेस से, टैक्सेस, डिफरेंट टैक्सेस लेने होते हैं। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं तो अच्छा, इस पे बिजनेस पे अच्छे से टैक्स लग सकता है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट को भी ये बहुत इफेक्ट करती है रेशियो एनालिसिस। उनको कि सरकार के लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने अनुपातों की, उनके रेशियो एनालिसिस की सहायता से ही वो इंडेक्स तैयार करते हैं। जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, इंडेक्स वो ही तैयार करते हैं। फाइनेंशियल रेशियो में बी यूज टू इंडिकेट is the indicator of overall financial state of the public and private sector। तो ये फाइनेंशियल रेशियो से उनको भी अपने टैक्सेस, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वगैरह से और सॉल्वेंसी रेशियो से उनको ये जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही रेशियो एनालिसिस लाभदायक, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिसीजन उन्होंने लेने होते हैं, उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, कुछ फोरकास्ट करना होता है, उन्होंने अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करना होता है, चाहे उन्होंने अपने फर्म्स को इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपेयर भी करना होता है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है उसके लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सारे फाइनेंशियल पोजीशन का उनको पता होना चाहिए, वर्किंग एफिशिएंसी उनकी कैसी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, उनकी लिक्विडिटी रेशियो कैसी है। तो ये सारे रेशियो एनालिसिस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी मिलती रहती हैं। तो लिमिटेशन भी एक बार देख लेते हैं। रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस भी है, अगर उसके लाभ हैं, इम्पॉर्टेंसेस हैं, तो लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है? फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो। अगर डाटा ही फर्म अंदर से कुछ और है, उसके रिजल्ट्स कुछ और है और रिजल्ट्स कुछ और है, तो उससे निकले हुए जो रेशियो एनालिसिस के इंफॉर्मेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो भी सारी फेक हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर अकाउंटिंग डाटा ठीक नहीं है
तो उससे निकलने वाले जो एनालिसिस हैं वो भी सारे फेक होंगे। तो पहली तो लिमिटेशन यही उसकी बताती है। और लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशो, लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशो। सेकेंड लिमिटेशन इज लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशो, लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशो। हम कोई एक रेशो निकालें और उससे ही सारे इन्फ्रेंस निकाल लें तो वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। ए सिंगल रेशो कैन नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन on a particular aspect. To make a better interpretation, a number of ratio has to be calculated. तो एक रेशो अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को देख के ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, अदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वी हैव टू कैलकुलेट, और उसके बेस पर ही हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सिंगल एक रेशो को अगर मान लो करंट रेशो, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो एक रेशो निकाल के हम नहीं बोल सकते कि उसकी पोजीशन फर्म की अच्छी है नहीं। तो इसलिए एक रेशो सफिशिएंट नहीं होती। नेक्स्ट है लिमिटेड कंपेरेबिलिटी। रेशो ऑफ वन फर्म कैन नॉट ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फर्म, क्योंकि उनकी ना तो कई बारी पॉलिसी एक सी नहीं होती। If uniform accounting policies are not adopted by them, तो अगर एक जैसी पॉलिसी मैटर उनका एक सा नहीं है तो उनके द्वारा निकाली गई डिफरेंट रेशियोज भी उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। द डिफरेंस इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और मेथड यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट विल नॉट प्रोवाइड आइडेंटिकल डाटा, सो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर उनके जितनी भी फर्म्स हैं उनके सारे अंदर जितने भी उन्होंने, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो बोलते हैं परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, उस पर हम स्टॉक को वैल्यूएट करते हैं। तो ऐसे डेप्रिशिएशन के भी डिफरेंट मेथड है। कौन से मेथड से लगाया है, हमने डिमिनिशिंग मेथड लगाया है, दूसरे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है, तो हम उनके रिजल्ट्स का कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे बोला कि जब डिफरेंट मेथडोलॉजी अंदर डिफरेंट रहती है तब भी हम डाटा को कंपेयर, इंटर फर्म हम कंपेयर नहीं कर सकते। इंट्रा फर्म तो अपनी फर्म के अंदर तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, कुछ आइटम्स का अलग अलग फर्म में अलग अलग उनका मीनिंग निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम फर्म टेक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्स कटने से पहले जो प्रॉफिट है, कुछ लोग उसको प्रॉफिट लेते हैं, कुछ बोलते हैं कि बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद लेकिन इंटरेस्ट से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको लेते हैं। कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी मानते हैं तो कुछ नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग फर्म अलग अलग आइटम्स का अलग अलग मीनिंग जब निकालें तो उससे निकले हुए जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंटर फर्म अगर हमने देखने हो तो वो कंपेयर करने के काबिल नहीं रहते। और नेक्स्ट उसके जो लिमिटेशन है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। हम क्वांटिटेटिव डाटा को लेके हम कंपैरिजन करते हैं, उस एक फैक्टर को, एक डाटा, कोई भी डाटा को दूसरे डाटा के साथ जब रिलेट करते हैं तो रेशियो एनालिसिस हम उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी ऑफ मैनेजर, इसको हम नाप नहीं सकते। हम बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत ही एबल है पर्सन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कितना सेटिस्फाई हुआ, उसको भी हम डाटा में नहीं ला सकते। तो जिसको तो हम डाटा में मुहैया कर सकते हैं, मनी में मुहैया कर सकते हैं,
क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं। तो अगर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर ही हम ये एनालिसिस बेस्ड रहता है, तो वो भी मतलब पूरी तरह से हम उसके बेस पे निकाले हुए रिजल्ट्स को फाइनल नहीं मान सकते। नेक्स्ट है इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। हर साल प्राइस लेवल बदलता रहता है। तो अगर हमने जैसे एक रेशो निकाली सेल टू फिक्स एसेट, प्राइस लेवल साल दर साल चेंज हो रहा है। तो 1980 के डाटा को 2020 के डाटा के साथ जब हम कंपेयर करने लगेंगे तो वो इतना प्राइस लेवल में इतने चेंजेस आए, तो हम उसको उससे निकाले हुए इन्फ्रेंस से कोई बहुत ही अप्रोप्रिएट हम रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अगेंस्ट विच ए कंपैरिजन कैन। मतलब सभी फर्म कोई ऐसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रेशो नहीं है कि सभी फर्म्स को उसी मेथड से हम अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो हम उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, रिजल्ट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो, कोई ऐसी सिंगल स्टैंडर्ड जो सबको एक्सेप्टेबल हो ऐसी नहीं है। तो इससे भी रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। रेशो अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। जैसे फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, रेशो एनालिसिस है, हम रेशो एनालिसिस को पे कंसंट्रेट करके उससे जो रिजल्ट आया उसको ही हम फाइनल माने, तो ये भी बहुत ठीक स्थिति नहीं होती। क्योंकि बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें से एक पे ही हम स्टिक रह के उससे निकले हुए इन्फ्रेंस को फाइनल माने, ये भी ठीक स्थिति नहीं होती। तो अदर भी जो टेक्निक्स होती हैं अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंस एंड पर्सनल बायस। जब हम पक्षपात करते हैं, अकाउंटिंग एज वी नो इज नॉट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है वैसी साइंस नहीं है। देयर इज नो कंप्लीट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग एग्जैक्ट साइंस नहीं है, तो इसलिए उनकी जो टर्मिनोलॉजी भी है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ परिवर्तन होता है। देयर आर मैनी इंटरप्रिटेशन टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग विद्वान होंगे, अलग अलग जो स्कॉलर्स होंगे, वो अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उससे निकले हुए जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी वो सेम यहाँ पे भी देखेंगे। जैसे कुछ प्रॉफिट को, कौन सा प्रॉफिट को लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कुछ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कुछ बोलते हैं, थर्ड वन कहते हैं वन में कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्सेस। तो अलग एक ही चीज को, प्रॉफिट को ही वो तीन तरह से जो इंटरप्रिटेशन वो करते हैं, लेते हैं। तो वो इसमें क्या होता है, इनकॉम्पिटेंस एंड पर्सनल बायस का वो रहता है। तो जिससे निकले हुए जो भी रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। और लास्ट वन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स होता कुछ है, शो हम कुछ हो रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन कुछ है, लेकिन जो हम एग्जिबिट करते हैं पब्लिक के सामने वो कुछ और है। तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। When we conceal the material fact and exhibit false position, that is window dressing. It make the financial statement and ratio based and the ratio based upon them are defective हो जाती है। अगर चीज है कुछ, मटेरियल फैक्ट है कुछ, लेकिन हम दिखा कुछ रहे हैं, तो उससे निकलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी
डिफेक्टिव होते हैं तो विंडो ड्रेसिंग मीन शोइंग ए बेटर पोजीशन देन इट रियली एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट इतनी है नहीं जितनी हम दिखा रहे हैं। अंडर स्टेटमेंट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जितनी थी उतनी दिखाई नहीं, तो हमने 2:1 दिखा के सबकी वाह 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 ये तो फर्म ही बहुत अच्छी है, बहुत कमा रही है, लेकिन वो सारा कमाल किसका है? विंडो ड्रेसिंग का है। उसके कारण हमें ये सारा कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ये थी रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस, यूजफुलनेस, लिमिटेशन, ये सारा हमने आज